अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी गांव का कलाकार। अपने शिष्य कन्हैया की कला की चारों तरफ तारीफ सुनते हैं तो अवनी बाबू की आंखें चमक उठती हैं और उन्हें वही दिन याद आ जाता है। वो दिन जब एक छोटे से 7 बरस के सावले बालक को उन्होंने सड़क के किनारे बैठे मिट्टी की मूर्तियां बनाते देखा था। वो आज से 25 बरस पहले की सर्दियों का एक दिन था। अवनी बाबू देर रात तक कला भवन में अपने एक चित्र में रंग भरते रहे थे। चित्र पूरा होने पर ही वे सोए थे, लेकिन सुबह जल्दी ही उनकी नींद खुल गई थी। उनकी आदत थी रोज सुबह वे कला भवन से निकलकर आसपास के गांव में घूमकर आते। इससे उन्हें बहुत ताजगी महसूस होती थी। चित्र बनाने के लिए नए नए विषय भी सूझते थे। उस दिन अवनी बाबू कुछ ज्यादा ही उत्साह में थे, इसलिए घूमते हुए बहुत दूर निकल गए थे। अचानक एक गांव में आकर वे ठिठक गए। वहां का प्राकृतिक दृश्य तो निराला था ही, वो गांव भी बड़ा साफ सुथरा था। अवनी बाबू दूर तक हर सिंगार, आम, महुआ और जामुन के पेड़ों की कतारें देख रहे थे। उन पेड़ों के पीछे से उगता हुआ सूर्य देखकर उनका मन मुग्ध हो रहा था। सोच रहे थे, वाह, अगले चित्र में प्रभात का यही दृश्य दिखाया जाए तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने चलते हुए किसी राहगीर से उस गांव का नाम पूछा। उस राहगीर ने बताया, मेघना, ये मेघना गांव है। यहां अधिकतर कुम्हारों के घर हैं। मेघना गांव का नाम अवनी बाबू को इतना अच्छा लगा कि वे मन ही मन गुनगुना उठे, वाह रे मेघना, ताकि उन्हें ये नाम याद रह जाए। इसी तरह अपने ही ख्यालों में डूबे अवनी बाबू आगे बढ़ते जा रहे थे। मेघना गांव का सजीव चित्र उनकी आंखों में बस गया था और उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अगले चित्र में वे मेघना गांव की ये सुंदर सी सुबह जरूर दिखाएंगे। चलते चलते अवनी बाबू बीच बीच में गौर से आसपास के दृश्य और मेघना गांव के लोगों को भी देखने लगते। रुक रुक कर उनके मिट्टी के घर देखते, जिनमें बड़ी सफाई थी। उन्हें अच्छे ढंग से लीपा गया था और उन पर चूने और गेरू से सुंदर आकृतियां भी बनी थी। यूं ही चलते चलते अचानक एक जगह अवनी बाबू चौंक उठे। उन्हें सड़क के किनारे एक छोटा सा सांवला बच्चा दिखाई दिया। होगा मुश्किल से 7 बरस का, लेकिन वो मिट्टी से मूर्तियां बना रहा था। अवनी बाबू को हैरानी हुई। देखें तो भला ये मिट्टी से क्या बना रहा है। वे उस बच्चे के पीठ पीछे आकर चुपचाप खड़े हो गए। तब उन्हें समझ में आया कि बच्चा एक पनिहारिन की मूर्ति बना रहा है। एक स्त्री सिर पर घड़ा लिए खड़ी है। पास ही कुआं भी दर्शाया गया था और कुएं के आसपास पेड़ और झाड़ियां भी। ये मूर्ति इतनी सुंदर थी कि अवनी बाबू ठगे से रह गए। वो देख रहे थे कि 7 बरस के इस नन्हे से बालक ने अपनी कल्पना से मानो सब कुछ साकार कर दिया। लेकिन तब भी बालक को शायद चैन नहीं था। वो हाथ में मिट्टी लिए कुछ और भी करना चाहता था। कुछ ही देर में वे सब समझ गए। वो बालक कुएं पर झुकी हुई एक स्त्री को भी दर्शाना चाह रहा है, जो कुएं में बाल्टी लटकाकर रस्सी खींच रही हो। कुएं के आसपास 2-3 खाली घड़े भी दर्शाए गए थे और वे इतने सुंदर और गोल सुडोल थे कि अवनी बाबू मन ही मन वाह वाह कर उठे। बहुत देर तक अवनी बाबू उस बच्चे के पीछे खड़े खड़े उसकी कला को देखते रहे, पर उस बच्चे की तो मानो समाधि ही लग गई थी। वो अपनी कला में इतना खोया हुआ था कि उसे इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद बच्चे की मूर्ति पूरी हुई और वो दूर हटकर उसे देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा, तभी उसका ध्यान अवनी बाबू की ओर गया, जो गौर से उसकी बनाई मिट्टी की मूर्ति को ही देख रहे थे। अवनी बाबू ने मुस्कुराकर कहा, सुंदर, बहुत सुंदर। वो लड़का कुछ शर्मा सा गया।
अवनी बाबू ने पूछा, तुमने ऐसी मूर्तियां और भी बनाई हैं? हाँ हाँ, कहकर बच्चा दौड़कर पास की एक झोंपड़ी में गया और लोहे का एक टूटा फूटा संदूक उठा लाया। उसमें मिट्टी के बहुत से खिलौने थे। शेर, हिरन, भालू, बंदर, तोते, मोर, कुछ गांव के लड़कों और स्त्री पुरुषों की छोटी छोटी सुंदर मूर्तियां भी थी। इनमें एक मूर्ति अवनी बाबू को बहुत पसंद आई, जिसमें दो पहलवान एक दूसरे से भिड़े हुए थे और कुश्ती लड़ रहे थे। ये सब मूर्तियां तुमने बनाई हैं? अवनी बाबू ने पूछा तो बालक की आंखों में चमक आ गई। वाह, कहकर अवनी बाबू प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बालक ने कहा, श्यामल कन्हई। फिर यह भी बताया कि उसके पिता कुम्हार हैं और बहुत सुंदर अच्छे अच्छे घड़े बनाते हैं। क्या तुम भी अपने पिता की मदद करते हो? अवनी बाबू ने पूछा। बालक ने कहा, हां, लेकिन मुझे तो मूर्तियां बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। तुम स्कूल नहीं जाते? अवनी बाबू ने पूछा। हम गरीब हैं ना, पिताजी कहते हैं फीस के पैसे कहां से देंगे। कहते कहते श्यामल कन्हई की आंखें डबडबा गई। मैं स्कूल की फीस दे दूं तो तुम पढ़ोगे? हैरानी से श्यामल कन्हई की आंखें खुली की खुली रह गई। बोला, आप देंगे फीस के पैसे? हां, पर तुम्हें रहना भी वही होगा। वहां तुम्हें कला सिखाएंगे। तुम सारे दिन खूब मूर्तियां बनाना। सुनकर श्यामल कन्हई खुश हो गया। अवनी बाबू नन्हे कलाकार का हाथ पकड़कर उसकी झोंपड़ी तक आए। झोंपड़ी की एक तरफ साफ सुथरी खाली जगह थी। वहीं लिपाई पुताई करके श्यामल कन्हई के पिता बलदेव ने अपना चाक जमा लिया था। आसपास ढेर सारे घड़े, सुराइयां और गमले पड़े थे। बलदेव के हाथों में सचमुच कला थी। अवनी बाबू ने जाकर उन्हें नमस्कार किया। बलदेव ने आदर से उन्हें बिठाया। कहा, आप बड़े आदमी हैं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। अवनी बाबू बोले, आपकी कला की दाद देता हूं। इतने सुंदर घड़े और सुराहियां मैंने आसपास कहीं नहीं देखी। आपका बेटा भी कलाकार है। मैं चाहता हूं मेघना गांव के इस नन्हे कलाकार का नाम एक दिन पूरे देश में फैले। बलदेव कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। बोले, बताइए, मुझे क्या करना होगा? कौन पिता नहीं चाहता कि उसके बेटे का नाम दूर दूर तक फैले? मुझे आपका बेटा चाहिए। इस बार अवनी बाबू ने साफ साफ कहा। फिर बताया, यह हमारे कला भवन में मेरे साथ ही रहेगा। कला सीखेगा और बड़ा होकर देश का जाना माना कलाकार बनेगा। मेघना गांव का नाम ऊंचा करेगा। इतने में श्यामल कन्हई की मां भी वहां आ गई। बलदेव बोले, कन्हई की मां, ये अपने कन्हई को ले जाना चाहते हैं। ये अवनी बाबू हैं। यहां से 3 कोस आगे जो बड़ी सी सफेद बिल्डिंग है, कला भवन, उसके प्रधान है। बहुत बड़े कलाकार हैं। पर मैं तो अपने कन्हई के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। सोच भी नहीं सकती कि ये मुझसे दूर। कहते कहते श्यामल कन्हई की मां की आंखों में सचमुच आंसू छलछला आए। कन्हई आपसे दूर कहां जा रहा है? जब आप चाहें इससे आकर मिल सकते हैं। कन्हई भी बीच बीच में आकर मिल जाया करेगा। अवनी बाबू ने समझाया तो श्यामल कन्हई के माता पिता राजी हो गए। श्यामल कन्हई ने जल्दी जल्दी एक थैले में अपने 2-3 कपड़े रख लिए, थोड़ा सा और सामान भी, 2-1 छोटी छोटी मूर्तियां भी रख ली और अवनी बाबू के साथ चल पड़ा। कला भवन में आकर अवनी बाबू ने कुछ रोज तक श्यामल कन्हई को अपने साथ ही रखा। उसे रोज थोड़ा थोड़ा सिखाते और खुद नए से नए प्रयोग करने के लिए उत्साहित करते। कन्हई खुश था। उसके लिए एक नई दुनिया के द्वार खुल गए थे। एक ऐसी दुनिया जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। कोई 1 हफ्ते बाद अवनी बाबू श्याम कन्हई की उंगली पकड़कर उसे कला भवन के एक पुराने अध्यापक सोमदेव जी के पास ले गए। कहा, अब ये आपके साथ रहेगा, इसे कला के गुर सिखाएं। थोड़े थोड़े दिन बाद आकर मैं खुद देखता रहूंगा। सोमदेव जी ने प्यार से श्यामल कन्हई को अपने साथ रख लिया। अवनी बाबू लौट आए। ऐसे ही एक एक कर कुछ रोज गुजरे। अवनी बाबू के मन में तो कन्हई ही बसा था। वे तो हर क्षण यही चिंता करते थे कि उस नन्हे कलाकार ने अब कितना सीख लिया होगा, कैसी मूर्तियां बनाई होंगी।
पर अवनी बाबू की बात सुनकर सोमदेव जी ने निराशा से सिर हिला दिया। बोले, नहीं, उसका मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? कहते कहते अवनी बाबू का चेहरा उतर गया। इस लड़के के साथ बड़ी मुश्किल ये है कि इसका ध्यान किसी एक जगह टिकता ही नहीं। मैं चित्रकला सिखाता हूं तो एक दो चित्र बनाता है, फिर उन्हें छोड़कर मूर्तियां बनाने में लग जाता है। मैं मूर्तिकला सिखाता हूं तो थोड़े समय मूर्ति बनाने का अभ्यास करता है, फिर चित्र बनाने लगता है। मुझे तो लगता है ये कुछ नहीं सीख पाएगा। मन को किसी एक चीज में टिकाएगा नहीं तो सीखेगा क्या? सोमदेव ने परेशान होकर कहा। अवनी बाबू बड़े ध्यान से सोमदेव जी की बातें सुन रहे थे। एकाएक हंसकर बोले, अब मैं समझ गया। मुश्किल ये है सोमदेव जी कि आप सोचते हैं कि या तो ये चित्रकार बने या मूर्तिकार, लेकिन हो सकता है ये दोनों ही चीजें सीखे और जितना बड़ा मूर्तिकार बने उतना ही बड़ा चित्रकार भी। तो जो ये करता है करने दीजिए, सिर्फ देखते रहिए कि ये करता क्या है। बस जहां इसे मुश्किल आए वहां हल्के से इशारा कर दीजिए। बात सोमदेव जी की समझ में आ गई थी। वे धीरे धीरे सिर हिला रहे थे। थोड़े दिन बाद अवनी बाबू फिर सोमदेव जी के पास पहुंचे। पूछा, बताइए अब कैसा है मेरा शिष्य? बहुत अच्छा, सोमदेव जी मुस्कुराकर बोले। सचमुच मूर्तिकला और चित्रकला दोनों में ही ये बेजोड़ है। ये तो अद्भुत बालक है। हमारे कला भवन में ऐसा कोई दूसरा बच्चा नहीं है। कहते हुए सोमदेव जी की खुशी छिप नहीं पा रही थी। सुनकर अवनी बाबू की आंखों में भी चमक आ गई, अनोखी चमक। और फिर श्यामल कन्हई की कला में निखार आया तो आता ही चला गया। उसने एक से एक सुंदर चित्र बनाए, ढेरों मूर्तियां भी बड़ी अद्भुत और लाजवाब। कला भवन के हर कोने में उसकी कला की छाप नजर आने लगी। अवनी बाबू और सोमदेव जी दोनों पुलकित। ये उनके लिए आनंद की घड़ी थी। आज श्यामल कन्हई का नाम सारी दुनिया में है। उस पर लेख छपते हैं, बहुत तारीफ होती है उसकी। पढ़कर अवनी बाबू की आंखों की चमक और बढ़ती ही जाती है। श्यामल कन्हई को भी जब कोई बड़ा इनाम या सम्मान मिलता है तो वो उसे लाकर अपने कला गुरु के चरणों में रख देता है और कहता है, गुरुदेव, अभी तो मेरी यात्रा शुरू हुई। आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत बड़ा कलाकार बनना है। मैं चाहता हूं मेरी कला में सारी धरती के लोगों के सुख दुख और खुशियों के रंग समा जाए। सुनकर अवनी बाबू ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो उन्हें धरती का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो।